You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, संजय दीक्षित जी इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत व्यूअर्स इनसे प्यार करते हैं। संजय जी जो कि जयपुर डायलॉग में अपना हुनर दिखाते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। Thank you for जी, inviting me. थैंक यू। संजय जी, आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि क्योंकि हिस्ट्री पर भी जो आपकी बात है, कल्चर पर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके आप ऊपर आप बात जबरदस्त ना करते हो। तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज। और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में। हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी इलेबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। और ये 45 करोड़ लोग। 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये ये चलेगा। तो ओह ओवर माय दोज गुडनेस। 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके तो लिए। संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो अच्छा। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडिएक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता अच्छा। है। इसी तरह से है आपके इसमें हरिद्वार में होता है। अच्छा। तो हरिद्वार में होता है, तो वो जुपिटर के अलग अलग हिसाब से वो होता है। तो ये जुपिटर के मूवमेंट के ऊपर ये अलग अलग जगहों पे ये होते हैं ये कुंभ। और यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में। तो ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ। ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की
पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये या देखिए एस्ट्रोनॉमिकल? कि पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती है। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है जी। लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। हाँ। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांगा होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है, उनको 3 तरह से समझा जा सकता है। और वो 3 तरह से समझा जाता है, उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल। भौतिक मीन्स फिजिकल होता है। तो हम्म। वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं, वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर 2 हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है, वो होती है आध्यात्मिक, दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग। हम्म। तो ओके। अगर आपको वाकई इसको समझना है, तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि साहब के देवताओं से एक ऋषि होते थे, दुर्वासा। वो बहुत जो है, उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे, वो उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके। तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन विद इन यू। तो आई डू वो अग्री। एग्जैक्टली ऐसे जो ही। पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जो, और देर आर दिन की नेगेटिविटीज विद इन यू, वो असुर हैं। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है। और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा समुद्र समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. So it अच्छा। is a churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. ओके। वो है, वो churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है, तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज वाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे ओके। उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 ओके। स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, और हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, हम्म। एक गंगा यमुना, और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी हम्म। इम्प्लीकेशन, कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए, उसमें पता चला कि यस, देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट।
एग्जैक्टली और और ये संजय जी, आपकी इसको तो पूरी आप इसलिए भी, हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त द्वारका। हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है, तो अब बिल्कुल, वो ऑब्वियसली जो फिर। सरस्वती की जो चैनल है वो भी हम्म। अब डिस्कवर हो चुकी है। नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, हम्म। वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। और सरस्वती के बैंक्स जो था, वो जो पुराना सरस्वती के बैंक था, तो जैसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वो जब ढूंढे गए थे, तो उस चैनल के आसपास जो है वो सैकड़ों और इस्टेब्लिशमेंट्स और हैबिटेशंस मिले। हम्म। और उसमें एक राखी गढ़ी है, you can google it and see. Rakhi Gadi is a very prominent habitation which has been found to be almost at the same time as Mohenjo-daro. एंड फिर एक और उसके बाद बिरन्ना करके एक जगह मिली है, वो तो इट इज सपोज टू बी 8,000 years before present, which is even older than Harappa and Mohenjo-daro. वाह। So now, at least we are calling it Sindhu Saraswati civilization. Sindhu means हम्म। Indus. So it is now Indus Saraswati civilization. तो वो जो सरस्वती जो गायब हो गई, जो लुप्त हो गई, उसका जो है चैनल जो है वो आप अब ट्रेस कर सकते हैं। इन्होंने पूरा फिल्मिंग विल्मिंग करके ऊपर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार वगैरह लगा के दैट चैनल हैज बीन मैप्ड आउट। उसी के चैनल के अलोंग हमारा एक हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ पे कालीबंगा इज अ फेमस हैबिटेशन फॉर दैट सरस्वती सिविलाइजेशन। तो गंगा यमुना और जो डिसअपियर हो गई सरस्वती, उसको यहाँ पर याद रखने के लिए कि भाई आप सरस्वती भूले नहीं, आप सरस्वती सिविलाइजेशन भूले नहीं, तो ये भी उसको कर दिया। तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स हियर इन प्रयागराज। फिर शिप्रा ओके। रिवर है, उस पे उज्जैन में होता है। ओके। उज्जैन ऑलराइट। was also a very famous place क्योंकि उज्जैन was supposed to be the prime meridian। जो जो इस वक्त ग्रीनिश में है प्राइम मेरिडियन, वो प्राइम मेरिडियन when इंडिया was the leader in the world, तो प्राइम मेरिडियन used to be in उज्जैन। तो वो हम्म। उज्जैन में ये शिप्रा नदी पर यहाँ पर होता है। उज्जैन इज ऑल्सो द प्लेस, उसके पास में सांदीपनि ऋषि थे, उनका आश्रम है, दैट इज वेयर कृष्णा सपोज टू हैव गॉट हिज एजुकेशन। जो उनका जो हायर एजुकेशन हुआ था वो सब वहाँ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में हुआ था। तो उज्जैन इज अ वेरी वेरी इज अ ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज। ओके। और चौथा होता है आपके नासिक में। नासिक इज ऑन दी गोदावरी रिवर। तो ये 4 जो हैं ये कुंभ होते हैं, वो अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कन्फिगरेशन में होते हैं। सही। और ये एट एवरी प्लेस जुपिटर के पूरा जो जोडियाकल उसका मूवमेंट होता है, उस जुपिटर के मूवमेंट के हिसाब से 12-12 साल पे वहाँ पे आते रहते हैं। सर, हमें तो इसलिए भी याद आ गया कि वो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, तो वो कुंभ का मेला याद आ गया। वो सर हमेशा फिल्मों में कुंभ के मेले में कहा जाता है कि बिछड़े हुए भाई और बहन मिल जाते हैं, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते। मैंने कहा भाई लगता है कि 71 के कुंभ के मेले में गुम हुए थे, वो मिल गए अब। अब दार साहब तो कुछ भी कहते रहते हैं, अभी तो वो अफगानिस्तान वालों को करे तो खवारिज है। हाँ सर, नहीं कह नहीं रहे, उनका तो नाम है ना, अब ये रखा गया ख्वारिज, और जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी ख्वारिज अल फितना कहा जा रहा है ना। अच्छा, खवारिज अल फितना, तो अब वो तो खवारिज अल फितना करेंगे तो कुछ तो उनको करना ही है। हाँ, तो सर जो कर रहे हैं फितना है, तो तभी तो उनका नाम ख्वारिज अल फितना रखा ना उन्होंने। अब ये लोग पिछले 70 साल से फितना करते आ रहे हैं, उन्होंने तो अब शुरू किया है। लेकिन संजय जी, क्या वाकई ये जिस तरह मैंने कहा कि वो बिछड़ा हुआ भाई एक मिल गया, बांग्लादेश भी मिल गया, मशरकी पाकिस्तान मिल गया, तो कुंभ के मेले में वाकई इतना, क्योंकि 45 करोड़ होंगे तो लोग घूमते होंगे, इसी वजह से ये कहा जाता है ना मनी, यानी जो फिल्मों में भी हमने देखा कि जी कुंभ के मेले में घूम गए थे। इतना बड़ा जब मेला होगा तो ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी इज देयर। वो वहाँ हाँ। पे काफी बड़ा इंतजाम होता है वैसे। हम्म। ये मैनेजिंग 45 करोड़ पीपल इज हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ।
तो बहुत मैसिव वहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं, और पूरा एक नया सिटी बसता है मैं वहाँ तो पे। अच्छा, हाँ वैसे सर वहाँ पे जी, तभी तो आपसे बात करी। मैं तो देख के हैरान जब मैंने देखा पढ़ा ये कि 45 करोड़, माय गुडनेस, उसका इंतजाम कैसे होगा, ये हैरानी की बात है। वो क्या है कि प्रयागराज में जहाँ पे ये संगम होता है ना, तो वहाँ पे नदी जो है उसका जो पूरा एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सर्दियों में वो बहुत छोटी हो जाती है। तो ऊपर से जब पानी नहीं आता है तो बारिश में जो है वो पूरा फैल जाता है। तो वो जो नदी का जो पार्ट है उसी में पूरा एक नया वहाँ पर एक सिटी बसाया जाता है। अच्छा, वहाँ उस जगह पर हर साल मेला होता है इसी टाइम पे, उसको एक माघ मेला बोलते हैं। माघ इज द 11th मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो वो माघ मेले के कारण जो है वहाँ मेला तो हर साल लगता है इस टाइम पे, मकर संक्रांति के टाइम पे। हम्म। मकर संक्रांति आती है ना यहाँ के 14-15 जनवरी को, ओके when sun moves into Capricorn। तो सर, आप ज्योतिषी भी हैं संजय जी? आई हैव स्टडीड एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वाह, ओके। बेसिकली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी तो मैंने बंद कर दी, लेकिन हाँ एस्ट्रोनॉमी तो मैंने खूब पढ़ी हुई है। तो ये जो है सन मूव्स इनटू कैप्रिकॉर्न एट दैट टाइम, यहाँ पर माघ मेला लगता है। तो माघ मेले के तो इंतजाम हर साल होते हैं। अब कुंभ जो है वो उसका समझ लीजिए 50x हो गया है, महाकुंभ 50x हो गया। नॉर्मल होता है तो उसका मान लीजिए आप 20x होता है। ठीक। महाकुंभ दिस टाइम दे हैव टू मेक 50x अरेंजमेंट्स। दैट इज व्हाट इट इज। अरेंजमेंट तो हर साल होते हैं वहाँ। ओके। अच्छा, इसी के साथ एक और महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, तो एक महाकाम कहीं हमके ये हो रहा है कि मैं देख रही थी कि इस वक्त खबरें ये चल रही हैं कि पीएम मोदी इनॉग्रेट्स दिल्ली सेक्शन ऑफ नमो भारत कॉरिडोर इन बिग इंफ्रा पुश। कहा यह जा रहा है, मैंने कुछ इसकी डिटेल्स देखी कि ये जो कॉरिडोर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन चुका है और बन रहा है इंडिया में, वो अनबिलीवेबल है और सबको बीट कर देगा। सर, ये थोड़ी सी, अगर आपको, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपको इसके बारे में डिटेल्स मालूम होंगी, तो आप इसके ऊपर भी बात कर लेते नहीं, हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका बेसिकली नाम है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये इंटरसिटी सिस्टम है। और इसका इनिशियली जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें बनाया जा रहा है। और आपने उसकी फोटो वोटो तो देखी होंगी, तो इट्स हाईली एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी जो बनाया गया है ये दिल्ली का एक स्टेशन है अशोकनगर, वहाँ से लेके और मेरठ, मेरठ साउथ। अभी इसमें कुछ और ऐड होना है, मेरठ साइड में भी कुछ और ऐड होना है, और 2 स्टेशन इधर भी ऐड होना है दिल्ली साइड में। तो ये अभी बनाया गया है, और फिर इसको जो है वो और अलग अलग स्टेट्स में दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा। तो इस पे दे आर रनिंग स्टैंडर्ड गेज ट्रेन्स, वेरी फास्ट ट्रेन्स। और जो मेरठ है, वैसे तो मेरठ इज़ अबाउट, जहाँ इनका स्टेशन है वहाँ से शुड बी अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो उसको ये 40-50 मिनट में पूरा कर देते हैं, लेकिन वो एरिया इतना कंजेस्टेड है कि इफ़ यू हैव टू गो बाई रोड देन इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स। इसी तरह से इनका आगे का प्लान है दैट दे विल एक्सटेंड इट टू, मे बी शायद जयपुर भी हमारा कनेक्ट हो जाए, और उधर हरियाणा में अम्बाला की तरफ, रोहतक की तरफ, ये डेली पैसेंजर्स के लिए है बेसिकली। तो ये तो एक बड़ा काम हो ही रहा है, और मे बी after it is successful, and of course looks like it is bound to be successful, then it may be extended to other big cities also। अब यहाँ तो बड़ी बड़ी सिटीज़ बहुत हो गई हैं ना, 50 लाख से ऊपर की सिटीज़ हमारे यहाँ जो है वो ही करीब 15-16 है। मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 15 सिटीज़ आते हैं। तो फिर इनमें एक्सटेंड किया जाएगा पॉसिबली। क्योंकि मैं देख रही थी कि हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कितने किलोमीटर्स है। अच्छा संजय जी, इसमें ना एक और चीज ये है कि मैं देख रही थी कि अभी बल्कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और कई जगहों पर सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही होती हैं।
जिसमें वो दिखाया जाता है कि उन्होंने वो कितनी तरक्की कर गए हैं, कि उन्होंने कौन सी ट्रेन चला दी हैं, वो उल्टी ट्रेन चल रही है, कहीं पर ब्रिजेस कैसे बना दिए हैं, पानी के नीचे क्या क्या कुछ चला दिए, इस तरह के बहुत तरक्की कर गया चाइना। तो फिर उसी के साथ ये कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए भी अब जो है ये तरक्की करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसमें भी बीट करना है चाइना को। क्या ये वजह है और इंडिया ऐसा कर पाएगा? नहीं नहीं, सी वी आर, एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है वो फॉर इट्स ओन सेक बनाना है। हमें चाइना की तरह नहीं करना, क्योंकि चाइना जो है वहाँ सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड होता है। इट इज़ नॉट एज पर डिमांड। चाइनीज जो इन्होंने पूरा जो बुलेट ट्रेन सिस्टम बना दिया है, इट इज़ रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। उन्होंने एक उरुमची से लेके और पिकिंग की तो जो उन्होंने लाइन बनाई है वो 5% कैपेसिटी पे चलती है। अच्छा। तो इट इज़ रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। तो इनकी जो बीजिंग शंघाई जो लाइन है, उसके अलावा कोई भी लाइन प्रॉफिटेबल नहीं है। तो भारत भी बुलेट ट्रेन बना रहा है, लेकिन भारत जो बुलेट ट्रेन बना रहा है वो केवल ऐसे सेक्शंस में बना रहा है कि जहाँ पे वाकई ज़रूरत है और जहाँ पे दे कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट्स। ये इसलिए वी आर नॉट इन अ मैड रेस एज फार एज चाइना इज कंसर्न। हाँ, जहाँ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है वहाँ बना रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आवर लाइन टू कश्मीर इज कंप्लीट। जो दिल्ली श्रीनगर जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आज उसका टेस्ट, कल उसका टेस्ट भी हो गया और 7th 8th को उसका जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है वो भी हो जाएगा और उसके तुरंत बाद से ट्रेनें शुरू हो जाएंगी चलना जम्मू से श्रीनगर के बीच में। इसी तरह से एक और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है। वो रेल प्रोजेक्ट अभी एक जगह है पंजाब में, कानूपली करके, वहाँ से और लेह के लिए वो बन रहा है। दैट इज अनदर मैसिव प्रोजेक्ट, मैसिव प्रोजेक्ट। Now with the experience that our engineers have gained in building this route to Srinagar, अब वो लेह वाला अगला वो कर रहे हैं। और साथ में अब देखें कि ये उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेके वो अनदर हिली एरिया, ऋषिकेश से लेके और उसको फिर आगे जोशीमठ बद्रीनाथ तक ले जा रहे हैं। वो दैट इज अगेन चाइना बॉर्डर, वहाँ पे चाइना तंग करता है कई बार। तो ये सब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है और आप जैसा जानती हैं कि नाउ इंडियन रेलवेज इज 97% इलेक्ट्रिफाइड। 97% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। इलेक्ट्रिफाइड, एग्जैक्टली। और बड़ी बात है। मैं तो कई बार देखता रहता हूँ पाकिस्तान में, और लोग जो है वो पाकिस्तान और इंडियन रेलवेज का कंपैरिजन भी करते हैं। दी फैक्ट इज हम्म। कि पाकिस्तान में जो वर्किंग इंजन्स हैं, वर्किंग इंजन्स, वो लेस देन 350 है, रेलवे इंजन्स। और इंडिया ने 6000 डीजल इंजन जो है अभी स्क्रैप में डाल दिए। दूसरा कंपैरिजन है ही नहीं ना, कोई पे बात ही क्यों कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि भाई 2500 हम रिजर्व में रखेंगे, सर, क्योंकि वो जो कई बार जो है 6000 स्क्रैप में डाले तो थोड़े से हमसाय में भेज देते, उनकी मदद हो जाती। तो हमसा खरीदे तो खरीदे, खरीद तो सकते नहीं ना, आप तो इंडियन माल खरीद ही नहीं सकते। खरीदें कहाँ से सर? माल पैसा होगा तो खरीदेंगे ना। भाई सस्ते तो मिलेंगे ना, चाइनीज माल से तो अच्छा है। हाँ, ये चाइनीज तो माल तो है। चलता ही नहीं है। चाइनीज माल तो आपके पता नहीं कितने सारे इंजन जो स्क्रैप में पड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। कम से कम चाइनीज माल से तो अच्छा होगा, और अब साथ ही ये ये हमसाय तो से ये मिल तो रहा है तो खरीदना चाहिए। ये तो चलते फिरते हैं एक चीज। दूसरे वही सेम ब्रॉड गेज सिस्टम है। हमारे यहाँ ब्रॉड गेज है, आपके यहाँ भी ब्रॉड गेज है। चाइना में ब्रॉड गेज थोड़ी है। एक बार तो मुझे ध्यान है कि वो चाइना से कुछ इम्पोर्टेड होके आए कोचेस, तो पता चला कि उनका गेज ही गड़बड़ हो गया। कि चाइना में ब्रॉड गेज नहीं है, उन्होंने पता नहीं कौन से गेज पे बना के भेज दिए। और यहाँ से लोग गए, वहां पे चेक वेक भी कराए, और जब यहाँ पे आए तो पता चले आ ही नहीं रहे लाइन पे यहाँ की, पाकिस्तान की। यही। सर, तो वो कहते हैं ना, केवल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक।
तो ये है सिलसिला। अच्छा, ये जो आपने बात की संजय जी, आपने कहा जी कश्मीर में जो है ना ये ट्रेन व्रेन की जो बात की है, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से आवाज बुलंद की गई हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, तो फिर क्या करेंगे? आप मानो या ना मानो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम सुन हाँ, थोड़ी रहे हैं कोई। वही देखिए, वही ना, अब आप इग्नोर कर लोग देते हैं, आप आप लोग आप इग्नोर तो कर देते हैं। आप तो निकल गई। जो सर बाकी सबको लोग मेरी बैठे फिक्र हैं, पड़ गई। बाकी लोग जो बैठे हैं, उनको एफआईए के नोटिस जा रहे हैं कि अच्छा, आप जो है वो भारत की तारीफ करते रहते हैं और उनके चीज़ों की। सर वो हुकूमत की कोई बुराइयां शुराइयां कर दी होंगी, मरीम नवाज पे कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो बस फिर तो आपको पता है, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन संजय जी, मैं आपसे जो आखिरी सवाल अब करना चाहूंगी हम्म, वो ये है कि जो अभी जैक सलेमान आपकी तरफ पहुंचे हुए हैं, एक बड़ा जबरदस्त विजिट हो रहा है, मुझे याद आ गया, इसके ऊपर भी बात कर लीजिए आपने अभी ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी चाइना की, तो चाइना डैम पर बात होगी। ये हर जगह पर लिखा जा रहा है कि जो चाइना का खास तौर पर एक डैम बना है, उस पे इंडिया ने भी ये कहा कि उसको बड़े ऑब्जेक्शन हैं, और दुनिया भी, अमेरिका को भी बड़े इसके ऊपर रिजर्वेशन हैं, चाइना की तरफ से कुछ ऐसे डैम बनाए जा रहे हैं। तो सर क्या ऐसा ही है कि उनसे इसके ऊपर भी बात की जा रही है? देखिए, जेक सलिवन तो अब हाय बाय करने आया होगा कि भाई हम जा रहे हैं, तो हमें जाते जाते जो है वो थोड़ा बहुत कुछ अच्छी नहीं अच्छी तो सर बातें बाय कही बाय कर होंगी। रहे हैं, तो फिर इंडिया जाके उन्होंने बाय बाय करना था। वो कर रहे होंगे कि चलो भाई आखिरी टाइम है तो थोड़ा बहुत घूम आते हैं कहीं, इसी शौक में आए होंगे। बाकी तो उनसे और तो क्या बात होगी। और अभी डॉक्टर जयशंकर थे ही वहाँ पे, तो वहाँ बात हुई है इनसे, जैक सलिवन से भी हुई है, और आपके वो जो दूसरे हैं उनके क्या नाम है उनका, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनसे भी बात हुई है, और जो आने वाले हैं उनसे भी बात हुई है। तो वो तो बातचीत तो चलती रहती है, दैट्स नॉट सच अ बिग थिंग। प्रश्न ये है कि चाइना वाली जो आपने बात की, जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो तो वो फॉर डिकेड्स दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। इंडिया को जो खतरा उससे वो नहीं है, देखिए, क्योंकि जो उसका जो इनटेक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो चाइना से जो पानी आता है वो दैट फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इट्स ओनली 18% और समथिंग। तो अच्छा, वो डाइवर्ट इसको अगर करेंगे तो भी उनको 50 साल और लगेंगे, तो दे कैन नॉट डाइवर्ट दैट वाटर। उस वाटर को डाइवर्ट करने का, क्योंकि जिस हाइट पे वो बनेगा डैम, वो गॉर्ज है एक बहुत बड़ी, उसमें जो बनाएंगे, तो वो पानी जो है वो ऊपर कैसे लेके जाएंगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। लेके जाना पड़ेगा ना वो उसको। तो इट्स हरक्यूलियन टास्क। चाइना की इकोनॉमी वैसी बैठी हुई है, उसको वो यूज़ करेंगे हाइडल पावर के लिए। तो हाइडल पावर में तो जो पानी जितना भी आएगा वो तो डाउनस्ट्रीम ही जाएगा। सो फॉर मी दैट्स नॉट टू मच ऑफ अ कंसर्न। कंसर्न भारत को ये है कि भाई कभी आपके साथ झगड़ा हुआ और आपने सडनली पानी रिलीज कर दिया, तो इंडिया को भी अब डैम बनाना पड़ेगा। अच्छा। इंडिया को इस खतरे को दूर करने के लिए डैम बनाना पड़ेगा। ये एक फ्रेजाइल एरिया है, वो हिमालयन इकोसिस्टम इज अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो उसमें इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल, बट देन इफ वी हैव टू डू इट वी विल डू इट। ओके, ठीक। तो संजय जी, बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू रही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने इन टॉपिक्स पर हमारे साथ बात की, और खास तौर पर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कुंभ का मेला हो रहा है, जिसके बारे में बहुत लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और पता भी है, तो हमने कहा जरा इसकी भी डिटेल्स पर बात की जाए। थैंक यू सो मच, दोबारा भी आपसे बात होगी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।